हेलो, नमस्ते, ग्रीटिंग्स। स्टडी एंड क्रैक विद वैष्णवी सालवी में आपका स्वागत है। इस चैनल को स्टार्ट हुए 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं एंड वी आर ऑलरेडी अ फैमिली ऑफ 455 मेंबर्स। आपके इस सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। उसी खुशी पे आज हम इस चैनल का 5th कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, वो है एसे राइटिंग। इस कोर्स के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा एसे के ऊपर बात करना चाहूंगी। सबसे पहले हम ऐसे राइटिंग स्कूल में सीखते हैं, फिर धीरे धीरे व्हाट्सएप मैसेजेस या ईमेल्स मैसेजेस इन सब में ऐसे राइटिंग कहीं पीछे रह जाता है। किसी भी टॉपिक के ऊपर एक 4 to 5 मिनट्स में एक्सप्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। उससे भी ज्यादा अगर आपको कोई बोले कि आपको 1000 या 1250 वर्ड्स का ऐसे लिखना है तो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसे सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे आपके डे टू डे लाइफ में भी कहाँ कहाँ का पूछा जा सकता है, इसके ऊपर पहले मैं आपको बताना चाहूंगी। देखो, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे ये लगता है कि हम बेसिकली टेक्स्ट बुक के पीछे दिए क्वेश्चंस को पढ़ने में और या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ना पढ़ाई समझते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज जाओगे, वहां पे टेक्स्ट बुक के पेस्ट क्वेश्चन आंसर्स आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाते। वहां पे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स को करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर को ऐसे या असाइनमेंट लिखने होते हैं, 3000 वर्ड्स के, 5000 वर्ड्स के। दैट इज द प्लेस जहां पे थोड़े इंडियन स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम कभी कभी फेस करना पड़ता है। या फिर अगर इंडिया की बात कर लो, आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आपके सीवी के साथ आपको एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, देना पड़ता है। या फिर कहीं पे आप रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे इंडिया में या अब्रॉड, आपके टॉपिक के ऊपर आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है। तो बेसिकली वहां पे उन टॉपिक्स को कैसे लिखा जाता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, इसके लिए आपको ऐसे राइटिंग की आदत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के मेंस में 9 पेपर्स है, ठीक है। उन 9 पेपर्स में से एक पेपर ऐसे पेपर है। ये पेपर बेसिकली होता है 3 घंटे का, ठीक है। उसमें आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। 250 मार्क्स का पेपर है, एक ऐसे का मार्क 125 मार्क्स है, ठीक है। और आपको 1000 to 1250, 1000 से 1250 वर्ड्स में आपको एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होता है। और वो ऐसे नहीं कि आप रैंडमली किसी भी टॉपिक पे लिखना स्टार्ट करोगे, उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट होता है जिससे आपको ज्यादा मार्क्स मिले, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो इसके लिए ऐसे राइटिंग कोर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बारे में बताने से पहले इस कोर्स के बारे में बताऊंगी कि हम कैसे प्रोसीड करेंगे। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसे कैसे लिखा जाता है, कि बेसिकली ऐसे होता क्या है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। हर संडे को एक ऐसे के ऊपर वीडियो आएगा। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी अगले संडे कि बेसिकली 1000 to 1250 वर्ड्स में ऐसे कैसे लिखा जाएगा विदाउट एक्सटेंडिंग द पॉइंट्स, ठीक है। अननेसेसरी ऐसे को ड्रैग करके नहीं लिखेंगे, एग्जैक्टली आपका कैसे अच्छा ऐसे हो सकता है। फिर उसके हर हफ्ते हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज ऐसे लूंगी। फॉर एग्जांपल कंटेम्प्रेरी ऐसे ले सकती हूँ, वुमेन सेंट्रिक ऐसे ले सकती हूँ, सोशल कॉज पे ऐसे ले सकती हूँ, पॉलिटिकल टॉपिक पे बेस्ड ऐसे ले सकती हूँ। फिर वो ऐसे कैसे लिखने हैं, और उसके बाद उसके वीडियो के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी ने उन टॉपिक्स पे कैसे कैसे ऐसे पूछे गए। तो ऐसा हमारा कोर्स प्रोसीड करेगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत आपके लिए स्पेशल प्रिपरेशन किया गया इस वीडियो के लिए। तो प्लीज अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझे, बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स लिख सकते हो, ठीक है। तो पहले आज के वीडियो में हम देखेंगे क्या है लेट्स राइट एन ऐसे में। सबसे पहले हम समझेंगे ऐसे क्या होता है, उसकी क्या थियोरी होती है। फिर हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। आपको बेसिकली पता ही होगा कि ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है। इंट्रोडक्शन होती है, बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। बट उस इंट्रोडक्शन में क्या पॉइंट्स होने चाहिए, उस बॉडी में क्या पॉइंट्स होने चाहिए, कंक्लूजन आप कैसे लिखोगे इफेक्टिवली, ये स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंस है वेरियस पार्ट्स ऑफ एन ऐसे का, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। सपोज एज ए टीचर मेरे पास 2 पेपर आ गए, ठीक है। एक पेपर में एक बच्चे ने आंसर लिखा है, बहुत ही खूबसूरती से उसने आंसर को इंट्रोड्यूस किया है, बहुत ही अच्छी हैंडराइटिंग में ही स्टार्टेड द आंसर। बट आंसर आधे में उसका रह गया। उसने आंसर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर नहीं किए। भले ही उसने बहुत खूबसूरती से हाई लेवल का आंसर लिखा है, बट उसने पूरा आंसर कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर ऐसे दूसरा पेपर है जहां पे बच्चे ने एवरेज टाइप का आंसर लिखा है, नॉर्मल बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज, बट उसने उस आंसर के सारे की पॉइंट जो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे सारे कवर अप कर लिए।
अब आप मुझे बताओ मैं किसको ज्यादा मार्क्स दूंगी, उस बच्चे को जिसने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखा था या उस बच्चे को जिसने सारे पॉइंट्स कवर किए? ऑब्वियसली उस बच्चे को मार्क्स मिलेंगे जिसने सारे पॉइंट्स कवर किए। तो हर ऐसे क्या कौन कौन सा पॉइंट है, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसको क्यों कवर करना है, ये भी हम आज के वीडियो में देखेंगे। फिर ऐसे लिखने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, सबसे इफेक्टिव कौन सा मेथड होगा, आप कैसे ऐसे में आर्ग्यू करोगे, ये हम इसमें देखेंगे। प्लस ये सब देखने के लिए हमें पता भी होना चाहिए कि ऐसे लिखने का क्या प्रोसेस होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऐसे राइटिंग। आप कैसे टॉपिक को चूज करोगे, कैसे प्लान करोगे, क्या क्या ऐसे में लिखोगे, क्या नहीं लिखोगे, वो मैं आपको एक्स्ट्रा टिप्स में बताऊंगी। तो बेसिकली आज के वीडियो में ऐसे का बेसिक इंफॉर्मेशन से लेके एक्स्ट्रा टिप्स तक पूरा कवर अप हो जाएगा। आज के बाद आपको कोई पूछेगा कि ऐसे क्या होता है, तो आप गारंटी उसके बारे में बोल पाओगे। ठीक है। और एक चीज आगे हम देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं ऐसे क्या है। बेसिकली ऐसे एक ऐसा पीस होता है, एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको आप देखोगे, आपको उसको इवेल्युएट करना है, मतलब उसको समझना है, एग्जामिन करना है, फिर उसको कंपेयर करना कि इस टॉपिक के बारे में मुझे क्या कुछ प्रीवियस कुछ नॉलेज है या मुझे कुछ एक्सपीरियंस है, और अगर वो एक्सपीरियंस है तो उसको उस पेपर पे लिखना है। ठीक है। तो ऐसे बेसिकली आपकी सोच पे डिपेंड करता है। इसी के ऊपर मैं एक फोकस और एक पॉइंट लाना चाहूंगी, जो बच्चे सीडीएस या फिर एनडीए या एसएसबी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे जो एक राउंड होता है उसमें क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसे में जैसे टॉपिक दिया जाता है, कभी कभी एक पिक्चर या एक टॉपिक या एक स्टोरी दिया जा सकता है और आपको बोलेंगे एनालाइज करके अपना ओपिनियन दे दो। ठीक है। तो उसमें आप क्या ओपिनियन दोगे, आपका ओपिनियन कैसे होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बता देती हूँ। हाल ही मैंने ये वीडियो देखा, आप भी सुन लो। एक छोटा बच्चा होता है, वो एक वेंडिंग मशीन के पास जाता है। वेंडिंग मशीन क्या होती है, जिसमें आप कॉइन डाल दो, सिक्का डाल दो, कोक के कैन या चॉकलेट्स या चिप्स का पैकेट बाहर आ जाए। तो वो बच्चा उस वेंडिंग मशीन के पास जाता है, बहुत छोटा है, हाइट में कम है। वो अपने पॉकेट से कॉइन निकालता है, वेंडिंग मशीन के अंदर डालेगा, एंड उसका हाथ जस्ट कोको कोला तक पहुंच सकता है। ठीक है। तो थोड़ा हाथ स्ट्रेच करके कोको कोला को प्रेस करेगा, एक कैन बाहर आएगा। जैसे ही वो कोको कोला का कैन बाहर आएगा, ही कीप दैट कैन ऑन द फ्लोर। फिर वो दूसरा कॉइन लेता है, दूसरा कॉइन वेंडिंग मशीन में डालेगा, वापस कोको कोला को प्रेस करेगा, दूसरा कैन बाहर आ जाएगा कोक का। तो उसने दो कोको कोला के कैन्स को जमीन पे रख दिया। फिर वो बच्चा क्या करता है, उन कैन्स के ऊपर हिल स्टैंड, हिल यूज द कैन एज अ स्टैंड। ठीक है। उस स्टैंड को कोको कोला के कैन्स को स्टैंड की तरह यूज करके खड़ा हो जाता है। अभी उसका हाथ पेप्सी के बटन तक पहुंच सकता है। फिर वो थर्ड कॉइन निकालता है, वेंडिंग मशीन में डालेगा, पेप्सी के बटन पे क्लिक करेगा, फिर पेप्सी का कैन बाहर आ जाएगा एंड ही विल ड्रिंक पेप्सी वेरी हैप्पीली। इस स्टोरी से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो? तो बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते होंगे ये तो कोक का बहुत बड़ा इंसल्ट हो गया कि कोको कोला के कैंस को उसने बस स्टैंड के लिए यूज कर दिया। ठीक है। पेप्सी का इंपॉर्टेंस देखो कि पेप्सी पीने के लिए लोग कोक के कैंस खरीद के उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। तो ये अगर आप सोच रहे हो तो वेट, आपको और एनालाइज करना चाहिए। तो इसको आप किसी और तरीके से कैसे सोचोगे, मैं आपको बताती हूँ। एक पेप्सी के कैन को खरीदने के लिए उसको दो कोको कोला के कैन खरीदने पड़े, तो आप मुझे बताओ एट द एंड मार्केट में प्रॉफिट किसने ज्यादा अर्न किया, पेप्सी ने कि कोको कोला ने? ज्यादा किसका इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ, कोको कोला की कि पेप्सी का? भले यूज कैसे किया गया हो। अगर आप देख रहे हो कोको कोला के ट्वाइस प्रोडक्शन हुआ, ट्वाइस उसका कंजम्पशन किया गया एज कंपेयर टू पेप्सी। तो इस सिचुएशन से भी हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चीज ढूंढ के निकाली कोको कोला के लिए। तो आपको भी यही करना है कि कोई भी अगर आपको टॉपिक दिया हो, आप उसके पॉइंट के ऊपर, उसकी स्टोरी के ऊपर कमेंट करो, बट एंड में आपका जो ओपिनियन होता है थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। ये बेसिकली सीडीएस, एनडीए और एसएसबी के एग्जाम्स में ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि उनको ये देखना होता है कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस में द पर्सन हु इज इन डिफेंस, उसको उसमें से भी पॉजिटिव चीज निकालना है, पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक नेचर उसका दिखना चाहिए। ठीक है। कमिंग बैक टू यूपीएससी गाइडलाइंस फॉर ऐसे, यूपीएससी क्या बोलता है कि आपका जो ऐसे होगा वो मल्टीपल टॉपिक्स पे आएगा। तो जो भी आपका टॉपिक, जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, मेक श्योर करो कि आप सब्जेक्ट के से स्टिक करके लिखो। सपोज अगर मैंने आपको पूछा गया मैंगो के ऊपर, योर एसेज ऑन मैंगो, एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, बट आप मुझे स्टार्स, मून, सन सबके बारे में बता रहे हो जो मैंगो से कहीं भी रिलेटेड नहीं होगा, विल आई गिव यू मार्क्स अबाउट दैट? नो। तो जो भी आप लिखो, मेक श्योर करो कि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हो।
प्लस वो एक पैटर्न में होना चाहिए, फैशन में होना चाहिए, पहले क्या इंट्रोडक्शन आना चाहिए, एंड में कंक्लूजन आना चाहिए, ऑर्डर होनी चाहिए, प्लस कंसाइज होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, एक पन्ना हो गया पढ़ के, फिर भी बच्चा इंट्रोड्यूस ही कर रहा है। नो नो, योर आंसर शुड बी कंसाइज, इट शुड बी विद इन द साइज। क्रेडिट कौन से ऐसे के लिए दिया जाएगा? जो ऐसे इफेक्टिव रहेगा, जिसका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, जिसका बेसिकली इम्पैक्ट एग्जामिनर पे गिरेगा। तो एग्जामिनर पे इम्पैक्ट गिरने के लिए आपका ऐसे ऑसम होना चाहिए। तो एक ऐसे को हम ऑसम ऐसे कब बोल सकते हैं, क्या करना चाहिए जिससे ऐसे ऑसम हो जाएगा? What makes an essay awesome? तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपका जो ऐसे होगा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए। उसमें जो भी आप चीज लिखते हो वेल रिसर्च होनी चाहिए। कुछ भी कहीं की भी इंफॉर्मेशन आप लिख नहीं सकते हो, जो भी आप पॉइंट रखोगे उस पॉइंट को बैकग्राउंड में सपोर्ट फैक्ट्स होने चाहिए। ऐसे को आप पैराग्राफ्स में लिखोगे, पॉइंट्स में नहीं, क्योंकि वो ऐसे है। ठीक है, हर पैराग्राफ अलग होगा। पैराग्राफ कैसे लिखा जाएगा वो भी आज की वीडियो में देखेंगे। जनरली आपका ऐसे पर्सुएसिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, कि पढ़ने वाले को खुशी होनी चाहिए और आगे की 2-3 लाइंस पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसको लगना चाहिए कि बस ये ऐसे को अभी इतना मार्क्स नहीं देना, यहीं पे मार्क्स कट कर देते हैं। प्लस ये ऐसे शुड बी मल्टी डायमेंशनल। अभी आप लोग सोच रहे होगे कि एक ऐसे में मल्टी डायमेंशन, कितने डायमेंशन कैसे लेके आए, 1000 वर्ड्स कैसे लिखे, 1250 वर्ड्स कैसे लिखे। यही पे मैं आपको सबसे बेसिक पार्ट बता देती हूँ। देखो, एक पैराग्राफ तो आपका इंट्रोडक्शन का आ गया। फिर अभी आपको यूपीएससी का अगर सिलेबस पता है, आपको पता है पेपर 1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, फिर आप ले लो पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का, पेपर 3 का आप ले लो इकोनॉमिक्स, साइंस एंड डेवलपमेंट, फिर आप ले लो एथिक्स। तो मैंने क्या किया, जो बेसिकली सिलेबस था मेंस का, उसी को 6 टॉपिक में अलग अलग कर लिया। सपोज आपके ऐसे का टॉपिक है डेवलपमेंट, तो आप डेवलपमेंट के ऊपर सिर्फ सिंपली डेवलपमेंट के ऊपर लिखने से अच्छा पहले आप एक पैराग्राफ लिख दो इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट। फिर आप बता दो हिस्ट्री में डेवलपमेंट कैसे था, जियोग्राफिकली हम चीजें कैसे डेवलप कर सकते हैं। फिर आप बता दो पॉलिटिकली डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, साइंस एंड टेक में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। फिर आप बता दो एथिकली, सोशली हम लोगों के नेचर को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों का पर्सपेक्टिव कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, टूवर्ड्स गर्ल चाइल्ड, टूवर्ड्स मेनी अदर सोशल बैरियर्स, और एंड में हम कंक्लूजन दे सकते हैं। तो देखो, मैंने यहीं पे आपको 8 पैराग्राफ्स दे दिए, 6 डायमेंशंस, एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन। बीच में आप 2-3 पैराग्राफ्स में आर्ग्यू भी कर सकते हो। तो आप देख रहे हो, किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको ऐसे आ गया मल्टी डायमेंशनल, वो कैसे होगा, तो वो आप आपके यूपीएससी के सिलेबस को फॉलो कर सकते हो। फिर आपको ये जो आप फॉलो करोगे, आपकी जो आइडियाज होगी उनको लॉजिकली प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, कुछ भी रैंडमली हमें नहीं लिखना, ऐसे शुड बी सेंसिबल एंड ऑलवेज रिलेवेंट टू द टॉपिक। ये जो पॉइंट है ना, ऑलवेज रिलेवेंट टू टॉपिक। जो भी आप लिखो, 1000 वर्ड्स, 3000 वर्ड्स, यहाँ पे तो सिर्फ 1000 से 1250, ये हमेशा टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। प्लस सॉल्यूशन ओरिएंटेड। अगर सपोज मैंने ऐसे ऐसे लिखा डेवलपमेंट के ऊपर कि पैंडेमिक सिचुएशन या लॉकडाउन की वजह से डेवलपमेंट रुका हुआ है, ठीक है, सोशली भी रुका हुआ है, इकोनॉमिकली भी रुका हुआ है, पॉलिटिकली भी रुका हुआ है, देश में बहुत प्रॉब्लम्स है, और मैंने ऐसे खत्म कर दिया, विल यू फील हैप्पी? नहीं। पर अगर मैंने ऐसे ऐसे लिखा कि ठीक है, बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया, डेवलपमेंट रुका हुआ है, बट अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देंगे तो बच्चों का एजुकेशन वैसे डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, या फिर अगर हम बोले कि पॉलिटिकली अगर हम ऑनलाइन मीटिंग्स रखेंगे, जो भी पॉलिटिकल डिसीजंस होंगे, हम डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देंगे, तो हम ऑनलाइन इन माध्यम से पॉलिटिकल डिसीजंस का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। या फिर अगर हम बोले कि इकोनॉमिकली अगर डेवलपमेंट करना है तो मेक इन इंडिया को फेवर करे, ठीक है, हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, जिससे हमारी जो गिरी हुई इकोनॉमी वो इवेंचुअली डेवलप हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, बट हर प्रॉब्लम के साथ मैं एक सोल्यूशन भी बता रही हूँ। तो आपका ऐसे ऐसा होना चाहिए जो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो। ठीक है, और जो भी आप बताओ, जो भी आप एक्सप्लेन करो, प्लीज उसको एविडेंस, एक्सपर्ट ओपिनियन, किसी के डायलॉग्स, पर्सनल एक्सपीरियंस या रीजन से आपको सपोर्ट करना है। आप रैंडमली स्टोरीज नहीं, रैंडमली पॉइंट्स नहीं लिखोगे, इट हैज टू हैव अ सपोर्ट। तो इस सपोर्ट के लिए आपको क्या यूजफुल पड़ेगा? आपको यूजफुल पड़ेगा न्यूज़पेपर पढ़ना। तो सबसे बेस्ट मैं आपको बता देती हूँ, गवर्नमेंट का योजना मैगजीन करके आता है। उस मैगजीन में बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग अपना ओपिनियन आर्टिकल्स लिखते हैं। उन आर्टिकल्स को आप देख सकते हो, ऑब्वियसली गवर्नमेंट से रिलेटेड, ऐसे से रिलेटेड टॉपिक्स ही होते हैं। आप ऐसे राइटिंग में योजना के पॉइंट्स भी उठा के लिख सकते हो।
हाउ टू फेच एक्स्ट्रा मार्क्स। अच्छा, मैंने आपको बताया आपका ऑसम ऐसे कैसे होगा, ऐसे ऑसम कैसे होगा, बट एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलेंगे। अगर आपका स्टाइल लिखने का यूनिक रहा, आपका पर्सनल स्टैम्प, आपकी जो पर्सनल छाप अगर उस ऐसे पे रहेगी, तो एग्जामिनर आपको पॉइंट्स देगा। लेकिन प्लीज कोई भी ओपिनियन आपका एक्सट्रीम ओपिनियन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मॉडरेट ओपिनियन ठीक है, अब बहुत एक्सट्रीम हार्श वर्ड यूज नहीं करोगे। कंगना रनौत स्पीच टाइप ऐसेज नहीं लिखने, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, योर आंसर, द ओनली सोल्यूशन फॉर यू टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, कैसे सीखोगे अच्छे ऐसे लिखना, इट्स प्रैक्टिस। इसके लिए मैं हर संडे टू संडे वीडियो अपलोड करूंगी, ताकि आपको एक पूरा हफ्ता ऐसे की प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए। अभी आप लोग सोच रहे हो कि मैम एक हफ्ता ऐसे के लिए बहुत कम टाइम है, तो नो, ठीक है। इवेंचुअली जब आप एग्जाम दोगे 3 घंटे में आपको दो दो ऐसे लिखने हैं, तब तो आपको टॉपिक भी नहीं पता होगा। तो अभी से आदत डाल दो, 1 वीक फॉर 1 ऐसे, इवेंचुअली यू विल गेट एन आइडिया, ठीक है। तो ऑसम ऐसे कैसे होता है, एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलते, देखते हैं, देखा हमने। अभी हम देखेंगे अपनी पर्सनल मार्क कैसे ऐसे पे डालना है। बेसिकली आप ऐसे को पर्सनल एक्सपीरियंस से स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको टॉपिक दिया गया है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया इज ओवरबर्डन, ठीक है। जो हमारे देश में जो हेल्थ केयर सिस्टम है पब्लिक, उसके ऊपर काफी दबाव है, काफी बर्डन है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा। अगर इसके ऊपर अगर आपको ऐसे बनाना है, तो आपका सबसे पहले टोन ना ऐसे का एम्पैथेटिक होना चाहिए। एम्पैथेटिक मतलब आपका ऐसे सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि अपने ही बारे में लिख रहे हो। आप दूसरों की फीलिंग्स भी उस ऐसे में लिखनी चाहिए, आपको दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझ में आना चाहिए। इसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। सपोज आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, एक बहुत अच्छे ऑफिसर बन गए, ठीक है। बहुत अच्छे ऑफिसर बन के जब आप के सामने एक फार्मर आएगा, वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा कि वो टैक्स क्यों नहीं भर पा रहा या समथिंग समथिंग। अगर आप एम्पैथेटिक नेचर के नहीं हो, तो आपको उस फार्मर का प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगा, तो आप उसको हेल्प नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई उनको ऐसे लोग चाहिए हु कैन अंडरस्टैंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स, नॉट ओनली अबाउट गवर्नमेंट, एनी इंस्टीट्यूशन नीड्स एम्पैथेटिक पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। ओके, आपको याद है, ये भी आई थिंक बीच में बहुत वायरल हुआ था कि एक बच्चे ने, आई विल नॉट टेक द नेम, ही वाज अ आईएएस ऑफिसर, उन्होंने अपने एग्जाम के टाइम डाउरी के ऊपर, दहेज के ऊपर एक ऐसे लिखा था कि लेना कितना गलत है। और बाद में इवेंचुअली जब उनकी शादी हुई, तब उन्होंने 1 करोड़ की डाउरी को डिमांड किया था, ठीक है। तो ऐसी चीजें ना करो, एम्पैथेटिक रहो रियल लाइफ में भी, और अच्छे एसेज लिखो। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि लॉकडाउन के टाइम मेरी हाउस हेल्प ने मुझे कॉल किया, ठीक है। उन्होंने बताया कि उनको कोरोना वायरस के सिम्टम्स है और उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिशन करनी है, एंड शी डिडंट नो द प्रोसीजर, उन्हें प्रोसीजर नहीं पता थी। तो मैंने उसी दिन हॉस्पिटल में कॉल किया और मैंने इंक्वायर किया, तो हॉस्पिटल ने मुझे बताया कि सारे बेड्स फुल है, ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स ऑलरेडी क्यू में है। तो उन्होंने सजेशन दिया होम क्वारंटीन का। तो मैंने उनको पूछा कि कितने दिनों में इनको हेल्प मिलेगी, तो उन्होंने बोला क्योंकि हमारे सारे डॉक्टर्स बिजी है, मेडिकल स्टाफ भी पेशेंट को कुछ दिनों में मिलने जाएगा। अब मुझे बताओ, माय हाउस हेल्प अगर सपोज वो थोड़े पुअर बैकग्राउंड से है, तो मतलब ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं होगा कि उनकी सेपरेट बेडरूम होगी, सेपरेट बाथरूम होगा। और सपोज अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, 11 लोग अगर उनके घर में रह रहे हो, तो अगर वो 1-2 हफ्ता भी अगर क्वारंटीन में चली जाती है, फैमिली मेंबर्स विल बी इन कॉन्टेक्ट विथ हर। इवेंचुअली क्या हो जाएगा, वो 11 लोग तो घर के अंदर 14 डेज नहीं रहेंगे, कोई ना कोई तो बाहर जाएगा, कोरोना के सिम्टम्स फैलेंगे। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है देश में, ऑलरेडी उसका बहुत उसके ऊपर बर्डन है। तो ये स्टोरी से मैंने अपना ऐसे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी आ रहा है, प्लस मैं अपने हाउस हेल्प को ओपिनियन समझ रही हूँ, थोड़ा एम्पैथेटिक फीलिंग, ठीक है। प्लस ये भी बता रहा है कि पुअर पर्सन के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है टॉपिक का। अभी ये स्टोरी सच भी हो सकती है या फिर आप स्टोरी बना भी सकते हो, बट जो भी आप करो, स्टोरी शुड बी रिलेवेंट टू द टॉपिक, ठीक है। अभी ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली यूपीएससी का कहना क्या होता है कि जो भी आप ऐसे बनाओ, उसके जो भी आइडियाज हो, उन आइडियाज को आपको एक सिस्टमेटिक आर्ग्यूमेंट में लाना है, ठीक है, लॉजिकली उसको प्रेडिक्ट करना है। रीडर्स को, जब भी कोई रीडर, जब भी एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़े, उसको एक क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस लगना चाहिए, क्या चाहिए इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपने पहले ही अपना ओपिनियन दे दिया और फिर आप बता रहे हो बैकग्राउंड, ठीक है, वो उसमें आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसे शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर।
बट ये नहीं मैं बता रही हूँ कि आपका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, फिर भी स्ट्रक्चर कैसे होगा तो देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में आप जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हो, कोई कोट्स लिख सकते हो, कोई स्टोरी लिख सकते हो, किसी भी एक पॉइंट से आप स्टोरी को ऐसे को स्टार्ट कर सकते हो, पर्सनल रिस्पॉन्स भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स, लॉट ऑफ पैराग्राफ शुड बी देयर। बॉडी को आप पैराग्राफ्स में लिखोगे जिसमें मेन पॉइंट्स और मेन पॉइंट के सपोर्ट में फिर बाकी सारे लाइंस होंगे और उसके नीचे कंक्लूजन। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ बॉडी और कंक्लूजन को बेसिक क्या कंपोनेंट्स है ऐसे देखेंगे। इंट्रोडक्शन में स्टेटमेंट होना चाहिए, कोट्स, वाइज आर्ग्यूमेंट्स, कोई भी बैकग्राउंड हिस्ट्री स्टोरी कुछ भी बता सकते हो। फिर आपको उसको एनालाइज करना है कि क्या ये अभी भी हो रहा है, इसकी वजह से क्या चीजें चेंज हुई, हमको क्या करना है, डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस कुछ भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। प्लस आप इसमें कोई आर्ग्यूमेंट दे सकते हो या इस आर्ग्यूमेंट को आप काउंटर भी कर सकते हो, सपोर्ट भी कर सकते हो या नेक भी कर सकते हो। इसका मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगी जब हम आगे डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे देखेंगे और उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन देंगे। ठीक है, तो आपको एक बेसिक आइडिया आ गया कि ऐसे का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इंट्रोडक्शन, फिर उसके नीचे बॉडी, बॉडी को आप पैराग्राफ्स में लिखोगे और कंक्लूजन। अभी इसमें क्या चीजें फिक्स्ड होनी चाहिए और किन सीक्वेंस को आप चेंज कर सकते हो यह हम देखेंगे। व्हाट डज इट मीन बाय अ वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे। फिर कोई भी ऐसे आप उठा लो, चाहे बहुत बड़ा बहुत छोटा, कोई भी ऐसे बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग द आर्ग्यूमेंट, डेटा को एनालाइज करना, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और कंक्लूजन का कंसिस्ट करता है। उस ऐसे में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की फिक्स प्लेसेस होते हैं। हमेशा आपका ऐसे इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा और कंक्लूजन से एंड होगा। जो आपकी काउंटर आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, चाहे तो आप पैराग्राफ में जो अकर करती हो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में भी आप रख सकते हो या पैराग्राफ के एंड में भी रख सकते हो, बीच में भी रख सकते हो। तो आपके जो ओपिनियंस है जो आप बॉडी के अंदर लिखोगे वो आप कहीं पे भी सीक्वेंस में डाल सकते हो। ठीक है, जो भी ऐसे का बैकग्राउंड है वो इमीडिएटली इंट्रोडक्शन के बाद आएगा। बैकग्राउंड को आप कंक्लूजन के टाइम पे नहीं डालोगे। बैकग्राउंड, किसी भी चीज की हिस्ट्री, बैकग्राउंड शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, तो अभी इसको हम थोड़ा अच्छे से, मैंने पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन किया क्या होना चाहिए। प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। द थीसिस और व्यू प्रेजेंटेड शुड बी सपोर्टेड बाय फैक्ट्स। जो भी आप पॉइंट मेंशन कर रहे हो उसमें कोई फैक्ट, कोई एविडेंस, कोई ओपिनियन या कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑल द पैराग्राफ शुड बी रिलेवेंट टू द टॉपिक। कोई भी पैराग्राफ आप टॉपिक से हटके नहीं लिखोगे। प्लस हर पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ कनेक्शन होना चाहिए। तो आप ऐसे नहीं लिखोगे पैराग्राफ लिखते हुए 1 2 3, अब बुलेटिन पॉइंट्स में नहीं डालोगे। तो आप क्या करोगे, पहले एक पैराग्राफ में लिख सकते हो फर्स्टली इफ वी सी द हिस्ट्री, फिर आपको बाद में सेकंड पैराग्राफ अगर ज्योग्राफी चाहिए तो सेकेंडली जियोग्राफिकली दिस पॉइंट इज लाइक दैट। फिर आपको अगर पॉलिटिकली जाना है, थर्डली वी फोकस ऑन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट। तो आप देख रहे हो, रादर देन राइटिंग 1 2 3 मैंने उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस कर दिया ताकि आपको लगे कि अच्छा ये ऐसे ऐसे कनेक्शन हो रहा है। आइडियली आपका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 20% होना चाहिए, 80% आपकी बॉडी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपका ऐसे सपोज 2 पेजेस का है तो फर्स्ट पेज पे 1/4 ऑफ अ पेज शुड बी इंट्रोडक्शन, 1.5 पेज शुड बी, क्या बोलते हैं उसको, लाइक 1 पेज शुड बी बॉडी एंड रिमेनिंग लास्ट पेज ऑफ द सेकेंड पेज शुड बी द कंक्लूजन। तो आप देख रहे हो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन बॉडी से बड़ा नहीं होना चाहिए, बॉडी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से बड़ी होनी चाहिए, तभी आपका ऐसे रिलेवेंट होगा। ठीक है, इफेक्टिव इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, देखो अभी तक हमने क्या क्या देखा, ऑसम ऐसे कैसे लिखते हैं, फिर हमने देखा कि एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे फेच करेंगे, फिर हमने देखा स्ट्रक्चर क्या होता है ऐसे का। स्ट्रक्चर समझने के बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, अभी हमको पता चल गया सबसे पहले लिखना है, तो इफेक्टिव इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करो जिसको सॉल्व करने की जरूरत है, अननोन प्रॉब्लम, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम भी होगा तो भी उसको एक्सप्लेन करो डिटेल में, फैमिलियर प्रॉब्लम होगा तो उसका पूरा एनालिसिस बताओ। दोनों सिचुएशंस में आपको रीडर को ये कन्विंस करना है कि हाँ ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज पढ़ते हैं। ठीक है, टॉपर्स जिन्होंने ज्यादा मार्क्स फेच किए हुए ऐसे राइटिंग में, उन्होंने एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे लाए, बेसिकली उन्होंने पर्सनल टोन दिया था। सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपको कोरोना वायरस का सिचुएशन वाला स्टोरी बता के दिया। ठीक है, ऐसे कुछ फैक्ट्स दे दो, ऐसे कुछ स्टैटिस्टिक्स दे दो जिससे वो प्रॉब्लम ज्यादा कन्विंसिंग लगे। इसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि योजना को पढ़ो। योजना में बहुत सारे फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स हर सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी, वाटर शॉर्टेज, ठीक है, सेक्स रेशियो, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो, मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेशियो, कुछ भी चीज पे आप देख सकते हो। क्या
बताना है आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बतानी है, एक पर्सनल स्टोरी बतानी है, फिर आपको बतानी है कि इस स्टोरी को हम क्यों सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि इम्पैक्ट ऑफ पुअर ऑन हेल्थ केयर की वजह से क्या है, वो हमको क्यों। फिर आपको माइग्रेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको माइग्रेंट्स के ऊपर भी स्टोरी पूछी जा सकती है, तो आप उसका भी एक स्टोरी बता सकते हो। आप चाहिए तो सोनू सूद के एक्सपीरियंस से कोई भी एक स्टोरी उठा के यू कैन शो दैट यू हेल्प्ड अ माइग्रेंट ऑफ योर लोकल एरिया, बट इतना भी नहीं, बट यू कैन इमेजिन। ठीक है, एक ऐसी फ्रेम स्टोरी बताओ विच गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉब्लम इन द इंट्रोडक्शन, और अगर आप प्रॉब्लम बता रहे हो तो एंड में आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी बताना है। सिर्फ प्रॉब्लम देख के आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते, यो ऐसे शुड बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। ठीक है, और इसमें आपको सारे सेंसरी डिटेल्स, सारे डिस्क्रिप्शन ये करना है ताकि रीडर ये समझ सके। अच्छा, जब आप पर्सनल स्टोरी बता रहे हो तो रीडर को भी ये समझ में आना चाहिए, एग्जामिनर को, कि ये कितनी छोटी छोटी चीजों को नोटिस करता है। अच्छा, ये पर्सन इतनी सारे छोटी चीजों से कंसर्न है। ठीक है, बेसिकली रीडर जो एग्जामिनर है वो आपको पर्सनली नहीं जानता, बट ये बच्चा ऑफिसर बनने के लायक है कि नहीं, कि ये बच्चा हमारे कंपनी का पार्ट बनने के लायक है नहीं, कि ये बच्चे को पास कराने की जरूरत है कि नहीं, ये कब पता चलेगा? आपके लिखे हुए ऐसे के द्वारा। सो आपका ऐसे शुड बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर थॉट्स। ठीक है, जैसे कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, हमें ऐसे खुद का ओरिजिनल ऐसे बनाना है। तो आपको क्या करना है, सपोज राइट एन ऐसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? बताए, इज सोशल मीडिया रियली फ्री? जब बाला साहेब ठाकरे जी की डेथ हुई थी तो 3 दिन महाराष्ट्र मुंबई बेसिकली बंद था। सो बेसिकली दो लड़कियों ने क्या किया था, फेसबुक पे दे हैड पास्ट अ कमेंट कि इज दिस गुड और नॉट। तो उसके बाद में आप सबको पता है क्या सर्कमस्टेंसेस हुए थे। तो फिर ये क्वेश्चन आया था कि सोशल मीडिया रियली फ्री है, कैन यू फ्रीली एक्सप्रेस योर ओपिनियन? सोशल मीडिया इट इज इनहेरेंटली सेल्फिश मीडियम, इसके ऊपर भी आप बता सकते हो। या फिर सोशल मीडिया क्या लोगों को एम्पावर कर रहा है कि वो अपना फ्रीडम और प्राइवेसी को कमर्शियलाइज कर सके? अभी आप इसको भी देख सकते हो, कंगना रनौत की जो बहन है, आई नो आई टेक लॉट ऑफ कंगना रनौत एग्जांपल्स, की जो न्यूज में वो आपको जो आप जिस चीज से ज्यादा रिलेट कर पाओ, बेसिकली मेरा यही इंपॉर्टेंट होता है। तो उनकी जो बहन है, अभी मैं कोई नाम याद नहीं आ रहा, पर उनकी जो बहन है रंगोली रंगोली कंगना रनौत, रंगोली रनौत जो उनकी बहन है, बेसिकली उन्होंने उनका ट्विटर अकाउंट बैन किया गया था बिकॉज शी वॉज यूजिंग नॉट अ गुड लैंग्वेज फॉर टॉकिंग विद पीपल। तो फिर आपको ये देखना है कि सोशल मीडिया अगर फ्री है तो आप क्या कुछ भी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो, कि उस ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की कुछ मर्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस टॉपिक सोशल मीडिया के ऊपर एक इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, इसका मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया। देखो, एग्जाम्पल आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, पर मैं आपको सिंपली इसमें बता देती हूँ। डेस्मोंड टूटू करके अफ्रीका के एक बहुत बड़े अपार्टेड एक्टिविस्ट थे, एंटी अपार्टेड। अपाती का मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेट करना, किसी को भी रंग के बेसिस पे भेदभाव करना। तो उन्होंने क्या बताया कि जब मिशनरीज अफ्रीका आए थे तो उनके हाथ में बाइबल था, हमारे पास जमीन थी। उन्होंने हमें बोला चलो आंखें बंद करते हैं, ठीक है, लेट अस प्रे फॉर यू। तो जब हमने आंखें बंद की, हमने आंखें खोली, तो हमारे हाथ में बाइबल था, उनके हाथ में जमीन थी। सिमिलरली इसी चीज को मैंने सोशल नेटवर्किंग के साइट के साथ ये कर दिया कि जब सोशल नेटवर्किंग साइट आई तब हमारे पास क्या था, हमारे पास फ्रीडम थी, प्राइवेसी थी, सोशल नेटवर्किंग पे फन था, मजा था। तो सोशल नेटवर्किंग ने हमको प्रॉमिस किया मोर कनेक्टिविटी। इवेंचुअली क्या हो गया, उनके पास हमारा सारा फ्रीडम और प्राइवेसी चला गया और हमारे पास फन आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रोल एक्सचेंज या इंटरचेंज का एग्जाम्पल मैंने किसके साथ दिया, डेस्मोंड टूटू के थॉट्स के साथ। तो देखो यहाँ पे मैंने जो इंट्रोड्यूस किया, सोशल मीडिया ने हमारी लाइफ को कैसे चेंज किया, या सोशल मीडिया ने हमारी प्राइवेसी को कैसे हथिया लिया, इसका एग्जाम्पल मैंने मिशनरीज के साथ दे दिया। तो देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टार्टेड ऑफ विद अ स्टोरी। ठीक है, अभी मैं चाहती हूँ आप लोग इंट्रोडक्शन बताएं मेंटल हेल्थ के ऊपर या फिर हेल्थ के ऊपर। मेंटल हेल्थ का टॉपिक मैंने इसके लिया क्योंकि आप देख रहे हो, देखो जैसे मैं बोल रही हूँ, जिस टॉपिक से आप ज्यादा रिलेट कर पाओ। मेंटल हेल्थ का टॉपिक अगर आप देखोगे, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे, सुसाइड्स कर रहे, बहुत सारे एक्टर्स, टीवी एक्टर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, टिकटॉक स्टार्स, जो भी। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर हमें क्यों फोकस करना चाहिए, या फिर हेल्थ के ऊपर। हेल्थ अगर जनरल टॉपिक आता है तो हेल्थ इंक्लूड्स फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ प्लस सोशल हेल्थ। ठीक है,
तो हेल्थ के ऊपर क्यों मैंने बात की है, क्योंकि कोरोना वायरस का जो सिचुएशन आया, देखो सबकी इकोनॉमीज ठीक से चल रही थी, एवरीवन वाज फोकसिंग ऑन इकोनॉमीज, किसी को हेल्थ और एनवायरनमेंट के बारे में इतना फोकस नहीं था। लेकिन अगर एक बार ऐसी सिचुएशन आ जाती कि योर हेल्थ गोज ऑन अ डाउन स्टोल, तो आप किसी भी चीज पे काम नहीं कर पाते। कभी कभी आपने भी ये पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि आपके पास बहुत सारी चीजें होती है प्लान करने की। सपोज मैंने अगर प्लान किया कि आज मुझे फुल 2-3 वीडियोस अपलोड करने हैं यूट्यूब पे, अब फुल मैं उसके ऊपर काम कर रही हूँ, बट मैंने अपना ध्यान नहीं रखा, खाना नहीं खाया, नींद नहीं ली, एंड आई फॉल सिक। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं एक बार बीमार पड़ गई तो क्या मैं अपना काम कर पाऊंगी? नहीं। तो हेल्थ का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है इंसान के लाइफ में। तो इस टॉपिक के ऊपर आप एक इंट्रोडक्शन सोचो, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए। पर्सनल स्टोरी डाल सकते हो, किसी के फेमस डायलॉग्स, कोट्स, कुछ भी। पर आप अगर इस थीम के ऊपर कुछ भी आया तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया आपको? ओके। अभी देखते हैं मेन बॉडी। मेन बॉडी बेसिकली पैराग्राफ्स में लिखी जाती है। पैराग्राफ्स में क्यों? क्योंकि ये ऐसे है, बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखना। तो यहाँ पे मैंने आपको इसके लिए मैंने ऑलरेडी बोला था, तो आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हो? फर्स्टली, सेकेंडली, ऐसे इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ऐसे लिखते हुए इंट्रोडक्शन डॉट हाइफन अंडरलाइन करके नहीं, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये टर्म्स आप इंक्लूड नहीं करोगे ऐसे में, क्योंकि ये रिपोर्ट नहीं बना रहे हो, आप ऐसे लिख रहे हो। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? सिर्फ टॉपिक, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, वो जो आप लिखोगे वहां पे मेंशन नहीं करना कि ये पैराग्राफ इंट्रोडक्शन है, ये पैराग्राफ कंक्लूजन है। वो एग्जामिनर को पढ़ के समझ में आना चाहिए, वो ब्यूटी होती है आपकी लिखने की। 5 to 6 पैराग्राफ्स, अराउंड 150 to 200 वर्ड्स आसानी से बन जाते हैं। कैसे बनेंगे? इंट्रोडक्शन, फिर ले लो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सोशल स्टडीज, मतलब सॉरी एथिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 7 हो गए। कंक्लूजन, यहाँ तो 8 पैराग्राफ्स के टॉपिक मैंने आपको बता दिए। आप इसमें से कोई भी एक टॉपिक कट भी कर सकते हो, जो आपको जैसे लगे। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए पैराग्राफ्स का? अभी ये तो आपको समझ में आया कि मेन बॉडी पैराग्राफ्स में लिखनी है, पर स्ट्रक्चर क्या होगा? ध्यान से सुनना। पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए कि पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है, दैट शुड बी द मेन आइडिया। आपको पहली लाइन पढ़ के ही पता चलना चाहिए कि पैराग्राफ किस चीज के ऊपर है। फिर उस मेन लाइन के सपोर्ट में उसी पैराग्राफ की 2-3 जो लाइंस होगी वो एविडेंस प्रोवाइड करेगी, और उसी पैराग्राफ की एंड वाली लाइन कंक्लूजन देगी आपके मेन लाइन के सपोर्ट में। तो एक पैराग्राफ आपको एक पॉइंट बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, तो पहला पॉइंट मैंने लिख दिया, एजुकेशनल डेवलपमेंट इज गेटिंग अफेक्टेड। तो फिर मैं उसके ऊपर आपको 2-3 लाइंस उसी पैराग्राफ में दे दी कि मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए, रिमोट एरियाज में कहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, एजुकेशन कैसे कर रहा है, ऑनलाइन एग्जाम क्या, ऑनलाइन एग्जाम एजुकेशन क्या हो रहा है, वो सारी बातें। फिर मैंने आपको एंड में एक पॉइंट दे दिया कि ऑनलाइन एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड मोर, कनेक्टिविटी शुड बी मेड मोर इन रिमोट एरियाज विच विल हेल्प अस सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एक ही पैराग्राफ में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, उसी के बेसिस के 2-3 लाइंस और कंक्लूजन। ठीक है, तो आपके हर पैराग्राफ का स्ट्रक्चर उस तरह होना चाहिए। आई नो आपको इसके लिए एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल भी मिलेगा, डोंट वरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज ईवीएम के ऊपर या ईवीएम बैलेट पेपर के डिबेट के ऊपर टॉपिक आया था, तो फर्स्ट लाइन देखो, 3 मेन कंसर्न आर शेपिंग द डिबेट अगेंस्ट द ईवीएम। तो पहली लाइन में मैंने आपको बता दिया कि ये पैराग्राफ बेसिकली ईवीएम के अगेंस्ट डिबेट के ऊपर है। बेसिकली जब ईवीएम आया था तो क्या डिबेट चल रहे थे कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, क्या पूरा हैक किया जा सकता है रिमोटली, या फिर ईवीएम प्रॉपर सेफगार्ड्स, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, क्या वो प्रॉपर सेफगार्ड्स ले रहे हैं ईवीएम के फंक्शनिंग के ऊपर? ये पहली लाइन मैंने आपको बता दी। फिर 2-3 लाइन से जो बाकी की लाइंस है, ये सारी इसी के ऊपर फोकस कर रही है, बट एंड लाइन पे फोकस करो। सो द रियल कंसर्न इज नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसयूज बट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि हमारा मेन कंसर्न ये नहीं है कि ईवीएम को कितने हद तक क्या बोलते हैं हैक किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है। हमें ये देखना कि क्या कोई कर सकता है, क्या कोई करेगा, पॉसिबिलिटी देखनी है। तो ये देखो, मैंने पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, पैराग्राफ की सपोर्टिंग लाइन और एंड में कंक्लूजन दे दिया। यही यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट line is about the tone of the paragraph, last line is about the concluding the paragraph, and the text in between is the evidence. तो अभी आपको समझ में आया इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मेन बॉडी पैराग्राफ्स में, और ईच पैराग्राफ कैसे होना चाहिए। Now let's move to sequencing of paragraphs. देखो, पैराग्राफ सीक्वेंस करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
आपको कैसे जाना है, कौन सा टॉपिक आपको पहले चाहिए पैराग्राफ आप कर सकते हो। सबसे आसान तरीका, आइदर यू फॉलो द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, या फिर कभी कभी कुछ ऐसे भी टॉपिक्स आते जा जाते हैं जिसमें आपको टॉपिक के खिलाफ बात करना होता है, यू डोंट हैव टू गो इन सपोर्ट ऑफ दैट। वो टॉपिक के मैं आपको एग्जाम्पल लेती हूँ, वहां पे रॉजरियन स्टाइल ऑफ राइटिंग एसेज इज यूज्ड। कैसे, तो अभी देखते हैं, ठीक है। अभी सपोज अगर आपका ऐसे इस पे स्टार्ट हुआ है, अगर आपको ऐसे टॉपिक दिया गया कि शुड एजुकेशन बी इम्प्लीमेंटेड टू बी अ पॉलिटिकल लीडर, या पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए एजुकेशन क्राइटेरिया होनी चाहिए कि नहीं, ठीक है। एजुकेशन शुड बी द क्राइटेरिया फॉर बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, ऐसा अगर आपको डायरेक्टली ओपिनियन दे दिया कि एजुकेशन क्राइटेरिया होनी चाहिए कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इंडिया में सारे एजुकेटेड होनी चाहिए, मिनिमम एटलीस्ट सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड तक तो होनी ही चाहिए, लिटरेट होनी चाहिए, ठीक है। तो एवरीवन विल से कि हाँ हाँ जरूरी है, हमें एजुकेटेड लीडर चाहिए, तो सब बोलेंगे हाँ। बट सपोज आपको फिर यहाँ पे क्या करना है, इशू एज अ प्रॉब्लम, आपको इस टॉपिक को प्रॉब्लम करके ओपिनियन करना है, तो सबसे पहले आप आपका अपोजिंग व्यू दे सकते हो। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पढ़ के पहले ही पता चल जाएगा कि अच्छा ये डायरेक्टली कोई भी चीज एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, ही नीड्स अ आर्गुमेंट फॉर दैट। फिर एग्जामिनर को आपको समझाना है कि जो आप बोलना चाहते हो वो सही है कि नहीं। अच्छा, आप बहुत सारे लोग, आप मुझे बताओ आपके हिसाब से पॉलिटिशियंस एजुकेटेड होने चाहिए? बहुत सारे, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन, यहीं पे वीडियो पॉज करना, कमेंट सेक्शन में लिखना हाँ या ना, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर बाद में चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर आप लिखते हो हाँ तो आप गलत क्यों हो मैं आपको बताऊंगी, अगर आप लिखते हो नहीं तो फिर भी मैं आपके लिए बताऊंगी कि आप कितने हद तक सही हो, क्या चेंज हमें करना चाहिए। तो पहले हमको, अभी सपोज मैंने यहाँ पे ओपिनियन लिख दिया कि नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि सारे पॉलिटिशियंस, सारे पॉलिटिकल लीडर्स को इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए एजुकेशन क्राइटेरिया होनी चाहिए। क्यों मैं सहमत नहीं हूँ, तो आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो अगर मैं आपको बता दूं कि सपोज इंडिया में पॉपुलेशन 60% बिलो पॉवर्टी लाइन है, बहुत सारे लोग अभी भी रिमोट एरियाज में रहते हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी, एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड नहीं किया जाता। बहुत सारे लोग अभी भी एग्रीकल्चर वाले फील्ड्स पे, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में लोग हैं। तो आप मुझे बताओ उन लोगों की यहाँ पे जहाँ पे बेसिक लिविंग कंडीशंस नहीं है, वहां पे स्कूल्स ही नहीं है, तो उनके लिए अगर मुझे लीडर चूज करना है तो क्या मुझे बाहर से कोई लीडर लाना पड़ेगा? मतलब उन लोगों को राइट नहीं है अपने सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए? सो इफ दे वांट अ लोकल पर्सन टू बी अ पॉलिटिकल लीडर फॉर देम, अगर मैं बोलूं कि चलो नहीं, सेकेंड स्टैंडर्ड तक की अपनी डिग्री दिखाओ या सर्टिफिकेट दिखाओ, स्कूल ही नहीं है वहां पे, जहाँ पे प्रॉपर टॉयलेट्स ही नहीं है, तो क्या वो लोग इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कर पाएंगे? और आप मुझे बताओ अगर बाहर से कोई एजुकेटेड लीडर आ जाएगा, विल दैट एजुकेटेड लीडर बी एबल टू अंडरस्टैंड इनके प्रॉब्लम्स? क्या उसे वो फीलिंग समझ में आएंगे जो वहां का लोकल रिप्रेजेंटेटिव बता पाएगा? नहीं। इसके लिए मैं इस पॉइंट की खिलाफ हूं। तो मैंने अपनी स्टेटमेंट का पोजीशन दे दिया, बट आई कांट सिंपली पुट अ रैंडम एग्जांपल, मुझे अपने इस पॉइंट को फैक्ट्स के साथ सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि अभी भी फॉर एग्जाम्पल झारखंड के कुछ विलेजेस मुझे नाम लेना पड़ेगा, या फिर मुझे बताना पड़ेगा कि हरियाणा में ये इशू हुआ था, ये न्यूज़पेपर में आया था, उसके ऊपर मुझे बताना पड़ेगा। फिर जब मैं ये बता रही हूँ, माई ओपिनियन शुड नॉट बी वेरी हार्श, मैं ऐसे बोलूंगी ही नहीं कि हाँ कभी भी एजुकेटेड पॉलिटिकल लीडर बनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अनएक्सेप्टेबल है, मतलब आप चाहते ही नहीं हो कि इंडिया में डेवलपमेंट हो। तो मुझे कहीं पे तो अपने स्टेटमेंट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर सपोज मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अनाउंस की, पर वो इंप्लीमेंट कब से कर रहे? 2022 से, कल उन्होंने बताया। क्यों? क्योंकि एक ही दिन में आप कोई भी डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं करते। तो सिमिलरली अगर गवर्नमेंट चाहता है कि मिनिमम सेकेंड स्टैंडर्ड क्वालिफाइड पॉलिटिकल लीडर होना चाहिए, तो पहले अगर सेकेंड स्टैंडर्ड क्वालिफाई करने के लिए अभी से कितने साल लगेंगे? सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए 7 साल लगते हैं, ठीक है। तो अभी से 7 साल बाद उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करो, ताकि जो भी लोग पॉलिटिक्स में पार्ट लेना चाहते हैं बाद में या अभी भी जो है, उनके पास तो 7 ईयर्स का ड्यूरेशन होगा उतना सिलेबस कवर अप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉम्प्रोमाइज किया, पहले मैंने बोला नहीं, बट मैं फिर बाद में मैं बोल रही हूँ कि कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम दो उस सिचुएशन को चेंज होने के लिए। सो सोल्यूशन इज देयर विद अ कॉम्प्रोमाइज। इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को हम कब यूज किया जाता है? जब हमको जो टॉपिक दिया गया है उसके इशू के साथ कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, मेन बॉडी कैसे लिखते हैं, मेन बॉडी में पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं, प्लस मैंने आपको बताया कि परसुएसिव एसेज कैसे लिखते हैं।
अभी हम देखेंगे कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। देखो, आपका कंक्लूजन एक या एक से अधिक पैराग्राफ्स में हो सकता है, ठीक है। यू हैव टू कन्विंस द एग्जामिनर कि आपका जो भी कंक्लूजन है वो बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है। आपको ये कन्विंस करना है, और ताकि एग्जामिनर को फीलिंग आए कि अच्छा, इसका सोल्यूशन अगर हम फॉलो किया तो सिचुएशन शायद चेंज हो सकता है। तो एक चीज आपको याद रखनी है, हमेशा याद रखना, जब भी आप कंक्लूजन लिखो, कंक्लूजन में आप कोई भी नई आइडिया, नया पॉइंट इंक्लूड नहीं करोगे। जो भी आपने मेन बॉडी में लिखा है उसी से डिराइव करके आपको सोल्यूशन देना है। कंक्लूजन में आप नया पॉइंट इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर कंक्लूजन में आप नया पॉइंट इंक्लूड कर रहे हो तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि अभी तक इस बच्चे को ये पॉइंट पता ही नहीं था, ऐसे के एंड में उसको क्लिक हो गया। सो दैट शुड नॉट बी देयर। तो ये जो पॉइंट है ना, शुड बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द बॉडी ऑफ योर एसे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन में भी वापस आप कोई स्टोरी, कोई सीन, कुछ भी एक्सप्रेशन डाल सकते हो। इसका मैंने एग्जांपल आपको दिया हुआ है। सपोज ईवीएम के ऊपर अगर मुझे कंक्लूजन देना है, तो बेसिकली पहले तो मैंने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे दी ईवीएम के ऊपर क्या करना चाहिए, ठीक है। बट ईवीएम के ऊपर अभी इतना हमने ईवीएम और बेसिक पेपर वाले कॉम्बिनेशन के ऊपर हमने जो फोकस किया था, अगर वापस हम ईवीएम को हटा के ओल्ड पेपर्स पे चले जाएंगे, तो अभी तक ईवीएम को अच्छा प्रूफ करने के लिए हमने ओल्ड पेपर वाले सिस्टम के ऊपर भी बहुत सारी चीजें बताई थी, कहाँ कहाँ करप्शन हो सकता है। तो वो चीजें ऑलरेडी एक्सपोज हुई है। तो जब तक हम उन सिचुएशंस को, उन कंडीशंस को टैकल नहीं करेंगे, वी कैन नॉट गो बैक। तो नॉट गोइंग बैक क्यों सही है, इसका मैंने एक स्टोरी दे दी मोहम्मद बिन तगलक की। मोहम्मद बिन तगलक ने दो गलतियां की थी। पहले उन्होंने दिल्ली की कैपिटल को देवगिरी, दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया, वापस वो दिल्ली चले गए, ठीक है। तो वो शिफ्ट ही क्यों किया, तो लोगों को फिर ऐसा लगता है कि आपने लिया हुआ डिसीजन गलत था, ठीक है। फिर उन्होंने पहले क्या स्टार्ट किया, ब्रॉन्ज के कॉइन स्टार्ट किए सिल्वर के जगह पे, क्योंकि तब सिल्वर कम हो रहा था। दैट वाज अ स्मार्ट डिसीजन, बट इवेंचुअली वापस ही बैक्ड आउट। तो जब भी आप आपके डिसीजन से बैकआउट करते हो, लोगों को लगता है कि अच्छा, मतलब इसके जो ये डिसीजन है ये भी गलत है, ये बाद में इवेंचुअली इससे भी बैकआउट हो जाएगा। तो हमेशा आपको बैकआउट नहीं करना, आपको कोई अदर दूसरा ऑल्टरनेटिव देना है, ठीक है। अभी देखो, जब इंदिरा गांधी के टाइम पे जब उन्होंने कांग्रेस में स्टेप किया, वापस पोस्ट नेहरू क्या हो गया था, कांग्रेस क्राइसिस में चला गया था, कि लोगों को मतलब ऑब्वियसली नेहरू जी वाज द लॉन्गेस्ट रनिंग प्राइम मिनिस्टर, आफ्टर हिम लोगों को लगा कि अभी कौन, ठीक है। सो व्हेन इंदिरा गांधी केम बैक टू कांग्रेस, उन्होंने वापस पापा के टाइम जैसा कांग्रेस था वैसे नहीं किया, उन्होंने री इन्वेंट किया। तो हमेशा याद रखना, लाइफ में गोइंग बैक इज नॉट ऑप्शन, ऑप्शन इज ऑलवेज टू री इन्वेंट न्यू स्ट्रेटेजीज टू डिफाइन द फ्यूचर। तो देखो, ये मैंने कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन मैंने ईवीएम के साथ एक दूसरी स्टोरी ड्रॉ करके बस एक लाइन में अच्छा वाला कंक्लूजन दे दिया। दैट इज हाउ योर कंक्लूजन शुड बी। अगर आपको लग रहा है एसेस का स्टैंडर्ड थोड़ा ज्यादा है, डोंट वरी, जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा आप इससे ज्यादा अच्छे एसेस लिख सकते हो, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, अभी मैंने आपको बता दिया एसे क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, मेन बॉडी कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। और अभी अपने को प्रोसेस समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपने पार्ट्स में ऐसे को समझ लिया, अभी प्रोसेस समझेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन स्टेज। आपके पास थ्रू आउट दिस 1 ईयर आपके पास नोट्स रेडी रहने चाहिए, कि अगर सपोज कौन कौन से राइटर्स के नोट्स, जो जो फेमस पर्सनैलिटीज है, जैसे सी राजा मोहन, विवेक देबरॉय, इला पटनायक, क्यों, क्योंकि इनके जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ये ना सिर्फ उस आर्टिकल को एनालाइज करते प्लस सोल्यूशन भी बताते हैं, ठीक है। आपको ये भी देखना है कि वो किस टाइप से ऐसे लिखते हैं। फिर आपको बहुत सारे वेल नोन राइटर्स की बुक्स भी पढ़ने, अगर नहीं भी पढ़ रहे कोई बात नहीं, इस कोर्स को सिंसियरली फॉलो करो। इस कोर्स में भी मैंने आपको सारे पॉइंट्स दे दिए, आप उससे थोड़ा एक्स्ट्रा फॉलो कर सकते हो। आपको हर हफ्ते एटलीस्ट एक ऐसे ट्राई करना है, और उसको 3 to 4 कैपेबल पीपल को सेंड करना है, ठीक है। पहले मैं बोल देती आपको कि ऐसे की कॉपी मुझे भेज दो, आई विल करेक्ट, बट करेंटली आई एम लिटिल बिजी। तो आप क्या कर सकते हो, आप आपस में 3-4 दोस्तों से ऐसे करेक्ट करवा सकते हो, डिस्कस करो, डिबेट करो, पूछो इस ऐसे में और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, या फिर खुद अपने ऐसे को करेक्ट करो, ठीक है। जब हम मूवी देखने जाते हैं, हम कितना अच्छा ओपिनियन देते हैं कि मूवी अच्छा था, खराब था, क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए उनको, ये उनको क्यों नहीं क्लिक हुआ। तो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो ट्राई डूइंग दैट। जैसे मैंने जब सलमान खान की वीर मूवी देखी थी, इन विच सलमान खान डाइज एट द एंड, उनकी डेथ हो जाती है, अब मूवी फ्लॉप हो गई। मूवी एंड तक अच्छी थी, बट एंड में इतना स्मार्ट, इतना स्ट्रॉन्ग सलमान खान, नॉट अ सलमान खान फैन, बट मैं इस कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, उसकी डेथ हो जाती है।
तो मुझे लगा कि अगर वो उस कैरेक्टर की डेथ ना करते तो मूवी शायद बेटर हो जाता। ठीक है, तो ये मैंने सोचा ये लोग उन्होंने वो आइडिया क्यों नहीं सोची थी। तो आपको क्या करना है, रादर देन यू व्हेन यू गेट द राइट द ऐसे, आपको भी अपना ऐसे किसी और का ऐसे देख के करेक्ट करना है। तो प्रिपरेशन स्टेज में आपके पास नोट्स रेडी होने चाहिए। दूसरा टॉपिक, जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे आपको एनालाइज करना है। देखो आपके लाइफ में क्या हो रहा है, पड़ोसियों के लाइफ में क्या हो रहा है, कहीं पे भी कुछ स्टोरी सुन ली, फेसबुक पे सुन ली, व्हाट्सएप पे देख लिया, ठीक है, जो भी आपने कर लिया, उन सारी स्टोरीज में से ऐसे के लिए क्या बेनिफिट होगा ये आपको ढूंढना है। अवॉइड फिलोसॉफिकल टॉपिक्स अगर आप प्रिपरेशन स्टेज में है। अभी से आपको फिलोसॉफी में नहीं जाना, अभी हम ज्यादा फैक्चुअल टॉपिक पे जाएंगे। सोशल इश्यूज वाले टॉपिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक, जहाँ पे ज्यादा डेवलपमेंट, ज्यादा चांस है आप कुछ डेवलप करो, उन टॉपिक्स पे हम फोकस करें। और एट द एंड आपका जो इंटरेस्ट और प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होगा वो कैसे उस पॉइंट को ऑल्टर करेगा वो हम देखेंगे। देखो ऐसे प्लान करो, कोई हरी नहीं होता, ठीक है। जब आपको 3 घंटा भी एग्जाम में मिलेगा, व्हेन यू गेट हाउ मच 180, ठीक है, 180 मिनट्स इन योर एग्जाम, व्हेन यू गेट, आपको सारे 180 मिनट्स लिखना नहीं है, ठीक है, आपको 160 मिनट्स लिखना है। 10-10 मिनट आप प्लानिंग के लिए ले लो। सिंपल लैंग्वेज में ऐसे लिखना बहुत ही जरूरी है। नो स्पेलिंग मिस्टेक्स, नो ग्रामेटिकल एरर्स, प्रॉपर यूज ऑफ पंक्चुएशन, अच्छी गुड हैंडराइटिंग भी, उसके लिए प्रैक्टिस करो। मुझे पता है लॉकडाउन में आपको लिखने की आदत रह गई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आजकल ऑनलाइन क्लिक क्लिक ही कर रहे हैं, बट प्लीज मेक श्योर करो कि आप ऐसे के कोर्स में लिखने की आदत स्टार्ट करो, आंसर राइटिंग के लिए भी स्टार्ट करो। एक बार आपने प्रिपरेशन कर लिया, जब आप एग्जाम के लिए जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, आप टॉपिक को कैसे सिलेक्ट करोगे, क्योंकि आपको 5 टॉपिक दिए होंगे जिसमें से आपको 2 टॉपिक सिलेक्ट करने, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे। सपोज पहला टॉपिक है सोशलिज्म इज लूजिंग इट्स लस्टर, मतलब सोशलिज्म अपना चार्म गवा रहा है। अगर ये टॉपिक दिया है, यहाँ पे एग्जामिनर ने ऑलरेडी अपना ओपिनियन बना लिया है कि सोशलिज्म अपना चार्म लूज कर रहा है, तो आइदर आपको ये इसके बारे में पता है तो यू सपोर्ट इट विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, आपको इसको अपोज करना है, आपको एग्जामिनर के ओपिनियन को अपोज करना है, तो आपको अपोज करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। वही आप दूसरे टाइप का टॉपिक देखो, इज सोशलिज्म लूजिंग इट्स लस्टर, तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको पूछ रहा है, आपको लग रहा है, अगर हाँ लग रहा है तो लिखो, नहीं लग रहा है तो नहीं लिखो। तो यहाँ पे आपको ज्यादा फ्रीडम है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने की। तो आप मुझे बताओ कौन से टाइप के एसेस चूज करोगे, टाइप 1 की टाइप 2। आई विल ऑलवेज सपोर्ट फेवर टाइप 2 एसेस, ठीक है, क्योंकि इट गिव्स यू मोर फ्रीडम टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो आपने देखा प्रोसेस में प्रिपेयरिंग ऑफ अ टॉपिक, सिलेक्टिंग द टॉपिक। अभी हम देखेंगे प्लानिंग, थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल प्लानिंग एंड चूजिंग द ऐसे टॉपिक्स। तो जब आपको ऐसे टॉपिक को प्लान करना है, सबसे पहले आपको देखना आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ रहा है, क्या आप इस टॉपिक के सारे प्रोज एंड कॉन्स, सारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स जानते हो, क्या आप स्टैंड ले सकते हो कि ये टॉपिक बराबर है, क्या इसके आपके लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हुआ था, क्या इसके बारे में आपको कुछ एग्जांपल्स पता है, और आपका फाइनल मैसेज क्या होगा। अगर किसी भी टॉपिक पे ये 5 क्वेश्चंस आप अपने आप को पूछ पा रहे हो, देन यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन टू राइट समथिंग अबाउट दैट। जब आप लिख रहे हो मेन बॉडी या कंक्लूजन, आपको क्या क्या याद रखना है, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस, सिंपल वर्ड्स, एविडेंस इनफ, और ध्यान से सुनना। जब भी आप कंक्लूजन लिख रहे हो, आप ये नहीं बोलोगे गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड डू दिस, दैट इज नॉट व्हाट यू शुड डू। यू शुड यूज द वर्ड कुड। गवर्नमेंट ये कर सकता है, करना चाहिए और कर सकता है में बहुत डिफरेंस है। यू शुड हैव मोर आर्ग्यूमेंट्स लेस ओपिनियंस। अपने ओपिनियंस उनके ऊपर ये मत करो, आर्ग्यू करो और लॉजिकली सारे पार्ट्स को लिंक करना। थोड़े एक्स्ट्रा टिप्स, चैलेंज क्या है देखते हैं। सबसे पहला चैलेंज है व्हाट एवर डिस्कस टुडे इजी है, आसान होता है बोलने के लिए, इंप्लीमेंट करना हार्ड है। और एग्जाम वाले सिचुएशन में जहाँ पे 3 घंटे दिए और पहली बार अगर आप लिख रहे हो, एडिट भी नहीं कर सकते, वो तो और ज्यादा हार्ड है। बट ये चैलेंज सिर्फ आपके लिए तो नहीं है, सबके लिए है। तो इस चैलेंज को हम ओवरकम कैसे करेंगे, इस चैलेंज को हम प्रैक्टिस कर करके ओवरकम करेंगे। यूपीएससी को भी पता है कि ये चैलेंज सबके लिए, इसके लिए वो ये नहीं एक्सपेक्ट करके कि आपका ऐसे एकदम परफेक्ट ऐसे होना चाहिए, बट उनको ये देखना है कि आप उस सिचुएशन में भी कैसे सारे डायमेंशंस के बारे में सोच पाते हो। तो फिर वो क्या रहे, व्हाट आर यूपीएससी लुकिंग फॉर, वो देख रहे हैं मैच्योरिटी, आपके थॉट्स में कितनी मैच्योरिटी है,
आपको कितनी ज्यादा चीजों के बारे में पता है? देखो, जब मैंने वो डेस्मोंड टूटू वाली स्टोरी बताई, तब वो जो एग्जामिनर होगा उसे लगा अच्छा इसको डेस्मोंड टूटू ने क्या बोला ये भी पता है, अच्छा इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया ये भी पता, अच्छा इंदिरा गांधी ने क्या किया ये भी पता है. सो यू सी द रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, विल सी द मल्टी डायमेंशनलिटी, कितना रिलेवेंट है. ठीक है, हैव यू आंसर्ड द क्वेश्चन आस्क्ड, जो पूछा गया है क्या आपने उसको आंसर किया. कभी भी क्या होता है, आप भी अपने दोस्त को कोई सवाल पूछते हो, rather than answering that question वो बाकी सारी चीजों के आंसर्स दे देता है. यू डोंट लाइक दैट. तो आप भी, जो एग्जामिनर आपके लिए आपके लिखे गए 1000 1250 वर्ड्स पढ़ रहा है और एट द एंड ही इज डिसअपॉइंटेड, मतलब आपको उसका टाइम वेस्ट नहीं करना. यू हैव टू मेक श्योर कि उसने इतनी मेहनत जो ली आपका ऐसे पढ़ने में, उसको खुशी होनी चाहिए. ठीक है. हैव यू प्रोवाइडेड प्रॉपर कंपेरिजन, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स, ये आपको देखेंगे. योर ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, जैसे हम पर्सनल लाइफ की स्टोरीज लिखेंगे तो हमने कितनी सारी ऑब्जर्व किया, हमारी लिखने की क्लैरिटी, हम कैसे डॉट्स को कनेक्ट कर रहे, हमारे राइटिंग स्किल्स, कमांड ओवर लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन, ये चीजें यूपीएससी देख रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक आपने कौन सा टॉपिक सिलेक्ट किया वो ये नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि आपने कैसे लिखा. एक्स्ट्रा थिंग्स, तो आपको प्लीज एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लूंगा ऐसे नहीं सोचो. स्ट्रेटेजिक सोचो. फैंसी वर्ड्स, टफ सिनोनिम्स, शशि थरूर नहीं बनना हमें. ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर डिक्शनरी लेके आपका पेपर चेक नहीं करेगा. डोंट यूज कोटेशंस इफ इट इज नॉट कंप्लीटली रिलेटेड टू टॉपिक, जस्ट फैंसी दिखाने के लिए क्योंकि मैंने याद किया मैं लिखूंगा, ऐसे नहीं करो. ठीक है, अगर वो रिलेटेड है तो ही लिखना. बार बार चीजें रिपीट करना अवॉइड करो. ठीक है. डोंट यूज लेस नोन इडियम्स एंड फ्रेजेस, अगर वो ज्यादा इतने फेमस नहीं, बेटर टू अवॉइड देम. सबसे पहले डोंट लेट स्ट्रेस अफेक्ट योर परफॉर्मेंस. ठीक है. कॉन्फिडेंट रहो, खुश रहो. होप आज का आपको वीडियो बहुत थोड़ा कुछ हेल्पफुल रहा. इफ यस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी एंड क्रैक. एंड कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज लिखना. नेक्स्ट वीडियो ऐसे के ऊपर अगले संडे आ जाएगा. ठीक है. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. बाय.